students, today we are going to start the new chapter number 4 of the first unit, that is the animal kingdom. Okay, animal kingdoms की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने 5 kingdom classification पढ़ा था, जिसमें से कि 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं in previous chapters. In these chapters we will discuss about the animal kingdoms. Okay, एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट आदि में एनिमल्स हैं. ठीक है, हम आसपास आप अगर डेली लाइफ में अगर देखते हो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स यू हैव सीन. ओके, मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव डिस्क्राइब्ड टिल नाउ. ओके, अगर हम बात करें आज की तारीख में मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो गई और उनके पूरे डिस्क्रिप्शन हमको मिल सकता है. ओके, तो इसके लिए क्लासिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है. और एज वी नो कि क्लासिफिकेशन और एक सिस्टमेटिक वे में उनको असाइन करने के लिए कुछ बेसिस चाहिए. ठीक है, तो देयर आर सम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन विच वी कैन क्लासिफाई द एनिमल्स. ओके, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, there is fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cell, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestion, circulatory and reproductive systems, and these features are used generally for the basis of animal classification. ये कुछ छोटे बेसिक कैरेक्टर्स हैं जिस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, जो क्या हो कॉमन फंडामेंटल फीचर्स हों, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एज यू नो व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एज यू नो कि जो एनिमेलिया में जो आते हैं वो कर सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वन थिंग. ओके, एंड ऑल ऑफ देम डू not exist the same pattern of organization of cells. जैसे for example sponges जो हैं, the cells are arranged in the loose cell aggregates, that is they exhibit cellular level of organization. The some division of labors occur among the cells. and अगर हम बात करें कि इनके बीच में कॉलेंड्रेट्स के बीच में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उनका सेल स्ट्रक्चर होता है, सेल अरेंजमेंट जो होता है वो काफ़ी complex है. And the cell perform the same functions and arranged into the tissue, and hence the tissue level of organization can be seen in the. और जैसे जैसे हम हायर लेवल पर जाते जाएंगे तो ऑर्गन लेवल क्या होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा. तो अगर हम देख रहे हैं कि लोअर टू हायर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, सेलुलर लेवल था, फिर आफ्टर दैट वी कैन सी द टिश्यू लेवल ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड आफ्टर दैट वी कैन सी द ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम. अब जैसे एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोड्स और मोलस्का की अगर हम बात करें, कॉर्डेटार्ड्स, इन सब की अगर हम बात करें तो देयर organs have associated to form the functional system. Each system concerned with the specific physiological functions. मतलब हम बात कर रहे हैं कि ये ऑर्गन्स क्या हो रहे हैं, ये मिलकर एक फंक्शनल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. फिजियोलॉजिकल फंक्शन, कुछ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये ऑर्गन्स मिलकर, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बोल रहे हैं. तो यहाँ पे अब अगर हम देख रहे हैं तो कि कुछ में क्या मिल रहा है हमको, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है. ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, एंड फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन थैलेमेंथिस has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus, and hence it is called the incomplete. A complete digestive system has two opening, mouth and anus. Similarly, the circulatory systems may be of two type, open type और closed type. circulatory system भी कैसा हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, open type और closed type. open type की अगर हम बात करें कि in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissue are directly bathed in it. मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि ब्लड वेसल्स और इनकी जो प्रेजेंस है वो नहीं होती ओपन टाइप में. हार्ट क्या करेगा, डायरेक्ट पंपिंग करेगा और डायरेक्ट सेल और टिश्यूज के कॉन्टेक्ट में क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाता है. उस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन टाइप कहते हैं. एंड क्लोज टाइप की अगर हम बात करें, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स वरिंग इन डायमीटर, जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज,
इन सब की अगर हम बात करते हैं तो ये किस तरह का है, क्लोज टाइप का है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। इनके क्या होते हैं, वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे, सर्कुलेट करते हैं एंड अल्टीमेटली इट इज द टाइप ऑफ क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम इस बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। सेकेंड जो टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, दैट इज द सिमेट्री। सिमेट्री वर्ड का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। Okay, animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges are almost asymmetrical. Okay, अगर हम उनकी सेंट्रल से अगर कोई एक्सिस ड्रॉ करें, ओके, तो वो इक्वल हाइट में डिवाइड नहीं होती, एसिमेट्रिकल उनका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। दैट इज एनी प्लेन दैट passes थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड them into equal halves is called the asymmetrical. When any plane passing through the central axis of the body divides the organisms into two identical halves. Identical halves बात कर रहे हैं बच्चों। Identical halves मतलब कि सेम मिरर लाइक इमेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहा है, जैसे यहाँ से अगर हमने एक सेंट्रल में एक्सिस ड्रॉ कर, ओके, तो ये बायलैटरल सिमेट्री यहाँ पे मिल रही है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताती हूँ व्हाट इज द बायलैटरल एंड रेडियल सिमेट्री। ओके, बट सिमेट्री अगर हम बात कर रहे हैं, टू आइडेंटिकल हाफ्स डेवलप हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जैसे कॉलेंट्रेटा, सेंटोपोर्स एंड किनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, ठीक है, रेडियल सिमेट्री मिलती है। तो यू मस्ट ऑल्सो लर्न द examples for the radial symmetry. Okay, and you also know कि अगर हम बात करें कॉलेंड्रेट्स में किसी सिमेट्री होती है तो रेडियल सिमेट्री होती है, that you can do. Animals like annelids, arthropods, etc. where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane. Okay, रेडियल में हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे डिफरेंट प्लेन्स डिवाइड कर रहे हैं, ओके, बट वो क्या कर रहे हैं, इक्वल टू हाफ्स में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ बायलैटरल सिमेट्री उसमें क्या करते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ठीक है, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में हम उनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो इट विल शो द मिरर इमेज। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द रेडियल सिमेट्री एंड द, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं टू आइडेंटिकल हाफ्स में। और बल्कि अगर हम यहाँ एनिमल्स की इनकी बात करते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोड्स, इन सब की, तो इनकी बॉडी डिवाइड हो जाती है आइडेंटिकल लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ में, ओके, इन ओनली वन प्लेन। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। नाउ द थर्ड टॉपिक is the diploblastic and triploblastic organization. What is this, the new terminology? Okay, animals in which the cells are arranged in two embryonic layers. Okay, डिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग है, आप समझिए, डिप्लो डाई वर्ड कर रहे हैं, ट्राई वर्ड, तो इसे तो आपको समझ में आ रहा है 2, ट्राई से आपको समझ में आ रहा है 3। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज होती हैं सेल्स, द एक्सटर्नल इज कॉल्ड एक्टोडर्म एंड द इंटरनल इज कॉल्ड द एंडोडर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ये एनिमल्स कैसे कहलाएंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ओके, तो हम सिंपली डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड द इंटरनल इज एंडोडर्म। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, आउटर लेयर कैसी है, एक्टोडर्म की है, और इनर मोस्ट लेयर कैसी है, एंडोडर्म की है। इनको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। ओके, जैसे एग्जांपल दे दिए, कॉलेंट्रेट्स, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मिसोजिलिया, ठीक है, मिसोजिलिया जो प्रेजेंट होती है, एक और लेयर अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, वो किसके बीच में प्रेजेंट होती है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, और इस तरह के उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आउटर तो एक्टोडर्म हो गई, इनर एंडोडर्म हो गई, और इसके बीच में ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर हो गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म बोलते हैं। ओके, मीजोडर्म बोलते हैं, एंड इट विल शो, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको समझ में आ गए होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक की एग्जांपल की बात करें, जैसे साइकोन, स्पॉन्जिला,
है ना. These are the example of triploblastic animals. Student, there is one more thing कि अगर हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो एक चीज़ हमको और जानना ज़रूरी होता है सीलोम वर्ड. ठीक है, सीलोम जैसे कि आगे हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जो इंट्रोडक्शन में ये टर्मिनोलॉजी सुनी थी. सीलोम, सीलोम क्या होता है? द बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल which is lined by the mesoderm is called coelom. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ सीलोम एंड एब्सेंस ऑफ सीलोम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन. और सीलोम की बेसिस पे अगर हम बात करें तो एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में हम क्या कर सकते हैं? क्लासीफाइड कर सकते हैं. एसिलोमेट जिनमें क्या हो, बॉडी कैविटी जिनमें एब्सेंट होती है उनको हम एसिलोमेट बोलते हैं, जैसे पॉरीफेरेंस एंड कॉलेंट्रेटर्स. दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड ये सब किसके एग्जांपल हैं? एसिलोमेट्स के एग्जांपल हैं. स्यूडोसिलोमेट्स की अगर हम बात करते हैं, इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म. ठीक है, बॉडी कैविटी जो होती है, कैविटी तो होती है बट इट इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म्स. इंस्टेड द मेसोडर्म्स is present a scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. और इसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह की बॉडी कैविटी के एनिमल्स को, बॉडी कैविटी को हम सीडोसिलोम बोलते हैं. और ये सीडोसिलोम जिस एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सीडोसिलोमेट्स कहते हैं. एग्जाम्पल एस्केलमिंथस. ओके, और सिलोमेट्स की अगर हम बात करें, द एनिमल्स हैविंग ट्रू सीलोम्स आर कॉल्ड सिलोमेट्स. ठीक है, एंड अ ट्रू सीलोम्स अराइज विद इन mesoderms and therefore lined by the mesodermal tissue that is externally parietal peritoneum and internally by visceral peritoneum. देखिए यहाँ पे हम देख लीजिए, एसिलोमेट्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेसोडर्मल लाइन आपको, एसिलोमेट में अगर हम बात कर रहे हैं तो इनर लाइनिंग आपको मेसोडर्म की बॉडी कैविटी नहीं मिलती है. सूडोसिलोमेट में देखिए यहाँ पे कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं आपको. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सूडोसिलोमेट्स. और अगर सिलोमेट्स की हम बात करें तो यहाँ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है किसका? मेसोडर्म का. यहाँ पे कुछ नॉलेज पॉइंट्स हैं आपके लिए, देख लीजिए. द ट्रू सीलोम अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एनिलिड्स. फर्स्ट टाइम जो ट्रू सीलोम्स है वो हमको कहाँ देखने को मिला? एनिलिड्स में. Origin of coelom is an important step in the animal evolution, and the arthropods' true coelom is reduced. The blood fills the viscera. I hope you understood about the coeloms, and in next video we will discuss about the phylum.